चुड़ैल माँ बेटियों का प्याज पिज्जा पराठा। पालमपुर के हाईवे पर 3 माँ बेटियां प्याज पिज्जा पराठा बना बनाकर बेच रही थीं। उनके पास एक ठेला था के जरिए वो तीनों इस काम को करती थी। वो तीनों आज भी वहीं थीं कि तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी और उसके अंदर से 5 या 6 साल की छोटी बच्ची आई। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे पिज्जा खाना है। हमारे यहाँ प्याज पिज्जा पराठा मिलता है, बहुत टेस्टी है। बोलो, तुम खाओगी? ठीक है, आप मुझे एक पिज्जा पराठा दे दीजिए। कल्याणी ने बहुत ही स्वादिष्ट पिज्जा पराठा बनाना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले प्याज का पराठा बनाया, उसके बाद उसके ऊपर चीज और सब्जियों की टॉपिंग डालकर उसे बहुत ही स्वादिष्ट पिज्जा बना दिया। तुम्हारा प्याज पिज्जा पराठा तैयार है। नीरल खुशी से उस बच्ची को वो पराठा दे ही रही थी कि तभी एक लड़का वहां आया और उसके हाथ से वो पराठा छीन लिया। भैया, ये मेरा है। अरे तेरा था, लेकिन अब मेरा हुआ, समझी? अरे ये क्या बात हुई? अगर तुम्हें चाहिए तो थोड़ा इंतजार करो, हम तुम्हें बना कर दे देंगे। अपन इंतजार नहीं करता। कल्याणी को उस लड़के के ऊपर गुस्सा आने लगा। अच्छा ठीक है, ये पराठा आप ही ले लो, लेकिन हमें हमारे पैसे तो देते जाओ। क्या बोली? पैसे एक दूंगा ना कान के नीचे तो जुबान बंद हो जाएगी, समझी? उस लड़के की बातें सुनकर कल्याणी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। साथ ही कल्याणी की बेटी रूही भी गुस्सैल थी और गुस्से में वो दोनों ही अपने चुड़ैल रूप में आ गई। भूत, भूत, बचाओ! वो बच्ची डरकर वापस अपनी गाड़ी में जा बैठी। वो लड़का भी बहुत डर गया था। कल्याणी ने उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। मुझे जाने दो मुझे। बोल, क्या अब भी तू लोगों को परेशान करेगा? बोल। नहीं। अपनी बात को याद रखना, वरना अगर मैंने तुझे किसी को भी परेशान करते हुए देख लिया तो अगली बार मैं तेरी मौत बनकर आऊंगी। कल्याणी ने उस लड़के में जोर से पटकी मारी। वो डरता हुआ वहां से भाग गया। माँ, अब तो हमारा रूप सबके सामने आ चुका है, अब हमें यहाँ से चलना होगा। कल्याणी और उसकी बेटी अपने ठेले समेत वहां से गायब हो गई। लेकिन वो चुड़ैल माँ बेटी ऐसा कर क्यों रही थी? आइए जानते हैं। कल्याणी अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। उसके पति विलास की कुछ सालों पहले एक हादसे में मृत्यु हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद कल्याणी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका था। मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हें स्कूल में नहीं पढ़ा सकती हूँ। कोई बात नहीं माँ, हम आपके ऊपर बोझ नहीं, आपका सहारा बनना चाहते हैं। शुक्रिया मेरी बच्चियों। लेकिन माँ, हमें कोई काम करना होगा ना? तो हम क्या काम करें? वो तो अभी मुझे भी नहीं पता है। माँ, क्यों ना हम फिर से बाबा का पुराना काम ही शुरू कर दें? बाबा का पुराना काम? कल्याणी सोच में पड़ गई। कल्याणी का पति विलास प्याज के पराठे बनाकर बेचता था। प्याज के पराठे आजकल बहुत कम बिकते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे बाबा को भी वो काम छोड़ना पड़ा था। जरूरी तो नहीं कि हम प्याज पराठा ही बनाएं, हम कुछ अलग चीज भी बेच सकते हैं, लेकिन पैसे इकट्ठा करने के लिए हमें पहले यही करना चाहिए। नीरव का विचार उसे बहुत अच्छा लगा और अगले ही दिन कल्याणी थोड़े से पैसों का इंतजाम करके प्याज के पराठे बेचने निकल गई। प्याज के पराठे ज्यादा तो नहीं बिक रहे थे, लेकिन उन्हें बेचकर जो बचत हुई उसी से कल्याणी ने नई चीज प्याज पिज्जा पराठा बेचना शुरू कर दिया। अरे वाह, ये कौन सी नई चीज है? ये पराठा है या पिज्जा? ये 2 in 1 है। प्याज पिज्जा पराठा का नाम किसी ने नहीं सुना था। ये अलग सी डिश थी, इसीलिए लोग इसकी तरफ को खींचे चले आते और जो भी उसे खाता वही दीवाना हो जाता। इसी तरह से रोज
सिलसिला जारी था और अब उन तीनों माँ बेटी के दिन भी बदलने लगे थे। बेटा, अब अगर भगवान ने चाहा तो मैं तुम्हारी पढ़ाई को दोबारा शुरू करवा दूंगी। कल्याणी थोड़े से ही पैसों से न जाने कितने ख्वाब बुन रही थी, लेकिन उनकी कामयाबी कल्याणी की पड़ोसन ललिता को हजम नहीं हो रही थी। इस कल्याणी के दिन तो फिर रहे हैं। हाँ जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये अमीर हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम क्या करेंगे? देखिए, मुझे तो ये एक आंख भी नहीं भाती। क्यों ना हम इसे। ललिता ने अपना प्लान अपने पति को बता दिया। तुम ठीक कहती हो। जीते जी कभी भी मैं इसके पति को प्याज पराठा बेचने में नहीं हरा पाया, और अभी इसकी बेबी आगे निकल रही है। अब मैं इससे आगे निकलूंगा। दोनों ने प्लान बना लिया और एक दिन ललिता अपने पति के साथ उनके घर पहुंची। अरे ललिता, तुम आओ। आ ही तो रही हूँ तुझे यहाँ से भेजने। मतलब? कल्याणी के ऐसा बोलते ही हरिओम ने उसका गला पकड़ लिया और ललिता ने उसकी दोनों बेटियों को चाकू से मार डाला। बेचारी माँ अपनी आंखों से अपनी बच्चियों को मरता देख तड़प रही थी। अभी तुझे भी इन्हीं के पास भेज दूंगा। हरिओम ने जोर से उसका गला दबाया और उसे मार दिया। उसके बाद उन्होंने उन तीनों की लाशों को एक बोरे में डालकर खाई पर से फेंक दिया। अरे वाह, अब इनका किस्सा हमेशा के लिए खत्म। वो बस ऐसे बोल ही रहे थे कि तभी तीनों माँ बेटी की आत्मा चुड़ैल रूप में अपने कातिलों से बदला लेने को तड़पती हुई वापस आ गई और हरिओम को वहीं पर पकड़ लिया। मेरी बच्चियों को मारा था ना तूने? रुक रुक, तुझे बताती हूँ। कल्याणी ने हरिओम को पकड़ लिया और तीनों माँ बेटियां उसे कच्चा चबा गईं। लेकिन ये सारा मंजर देखकर ललिता भाग निकली। ये कहाँ गई? जहाँ भी है मैं तुझे ढूंढ लूंगी। तीनों चुड़ैलों ने उसे सभी जगह ढूंढा, उसके घर में आसपास, लेकिन ललिता कहीं नहीं मिली। इसीलिए उसे ढूंढने के लिए उन माँ बेटियों ने रूप बदल लिए और प्याज पिज्जा पराठा बेचने के बहाने उसे ढूंढने लगी। कल्याणी और उसकी बेटियां वहां से गायब होकर एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। ना जाने हम उस गद्दार को कब ढूंढ पाएंगे। कल्याणी बस ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसने ट्रेन से एक औरत को निकलते देखा। वो औरत कोई और नहीं बल्कि ललिता ही थी, जो ट्रेन से निकलकर उनके प्याज पिज्जा पराठा के ठेले के पास आ रही थी। एक पिज्जा पराठा देना। कल्याणी उसे देखते ही पहचान गई। उसे देखते ही उसका पारा चढ़ गया और उसने बिना कुछ बोले उसका गला पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। उसका गला पकड़कर तीनों माँ बेटी चुड़ैल रूप में आ गई और उन्हें देखकर ललिता की आंखें फट गई और उसे सब कुछ याद और समझ आ गया। स्टेशन के सभी लोग उन्हें देखकर डर गए और सभी पीछे हट गए। मुझे माफ कर दो कल्याणी, मैं जानती हूँ ये तुम ही हो। बात अगर मुझ तक ही होती तो शायद मैं तुझे माफ कर देती, लेकिन तूने मेरी बच्चियों की भी जिंदगी को छीन लिया और अब मैं तुझसे तेरी सांसें ले लूंगी। कल्याणी ने ऐसा बोलकर ललिता को मौत के घाट उतार दिया। सभी स्टेशन पर डरे हुए थे। उन्हें देख कल्याणी बोली, अब हमें चलना चाहिए बेटा, हमारा मकसद पूरा हुआ। अब इस दुनिया में उन्हें रहने दो जिनकी ये दुनिया है, हम अपनी जगह चलते हैं। कल्याणी ने अपनी बच्चियों को खुद से लिपटा लिया और तीनों माँ बेटियां मुक्त हो गई। सभी लोग ये नज़ारा देख हैरान थे। चुड़ैलों का बदला पूरा हो चुका था और फिर वो कभी भी वापस नहीं आई। मौसम तो बिगड़ता ही जा रहा है। हे भगवान, हे भोलेनाथ, हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसा कर रखना, कहीं कोई हादसा न हो जाए। ये यात्रा पूरी होनी चाहिए। कलयुग अपने माता पिता को केदारनाथ की यात्रा के लिए ले जा रहा होता है। बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। ट्रेन के अंदर बैठे हुए सभी पैसेंजर्स की नज़र ट्रेन से बाहर हो रही बारिश पर ही होती है। तभी एक बुजुर्ग आदमी कहता है, अरे काफ़ी सालों बाद ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है।
ऐसा मौसम सिर्फ और सिर्फ तबाही ही लेकर आता है। पता नहीं ये मौसम कैसी तबाही लाने वाला है। एक तबाही तो पहले ही मेरी जिंदगी में हो चुकी है। हरिश्चंद्र की आंखों में नमी होती है, उसकी आंखों से डर साफ झलक रहा होता है। तभी वहाँ बैठे कुछ लोग हरिश्चंद्र से कहते हैं, अरे बाबा, क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो? बारिश ही तो है, कुछ देर बाद थम जाएगी। बाबा, अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपको खाना दे देता हूँ। शायद खाना न खाने की वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई गलत अंदाजा नहीं हो रहा है। अरे मैं तो बस वही बोल रहा हूँ जिसकी होने की आशंका मुझे दिखाई दे रही है। एक बार पहले भी ये सब हो चुका है, दोबारा होने में कितना वक्त लगेगा? तभी कलयुग उस बाबा की बातें सुनकर उनसे पूछता है, बाबा आप किस बारे में बात कर रहे हो? आपकी बातें हम लोगों की समझ में नहीं आ रही। इस तूफान से आप इतना घबरा क्यों रहे हो? अगर आप चाहो तो हमें खुलकर बता सकते हो। अरे ये केवल बारिश नहीं, मौत का बुलावा है, अंत ही आरंभ है। तुम नहीं समझोगे। वो काली रात, उस काली रात को मैं आज भी नहीं भूला हूँ। उस काली रात के बारे में जब भी सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपने पूरे परिवार के साथ उस रात केदारनाथ की यात्रा के लिए निकला था। बच्चों, ट्रेन में बैठो। निधि, अरुण, तुम दोनों भी ट्रेन में बैठो। और पुष्पा, आओ मैं तुम्हें ट्रेन में चढ़ा देता हूँ। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी, अपने बेटे, बहू और उनके बच्चों के साथ केदारनाथ की यात्रा के लिए सफ़र कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलती है अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। काफी अच्छा मौसम है, ऐसे मौसम की तो बात ही अलग है। हाँ निधि, तुमने बिल्कुल सही कहा। लगता है ये सफ़र हमारा बहुत सुहावना होने वाला है। निधि और अरुण इधर बात कर रहे होते हैं तो उधर हरिश्चंद्र अपने ही हाथों से अपनी पत्नी पुष्पा को खाना खिला रहा होता है। तो वहीं उसके पोते पोती वीडियो गेम फ़ोन में खेल रहे होते हैं। वो पूरा परिवार बहुत खुश होता है। यहाँ तक कि ट्रेन में सफ़र कर रहे पैसेंजर्स भी अपने अपने में व्यस्त होते हैं। लेकिन तभी अचानक से ट्रेन को एक ज़ोरदार झटका लगता है, जिससे पूरी ट्रेन में हलचल मच जाती है। अरे ये क्या बदतमीजी है? क्या इन लोगों को इतना भी नहीं पता कि इस ट्रेन में बुजुर्ग लोग भी सफ़र कर रहे हैं? कोई बात नहीं जी, शायद कोई परेशानी हो गई होगी, वरना ऐसा कभी होता नहीं है। तभी वहाँ पर टीटी आता है और कहता है, सुनने में आया है कि बारिश की वजह से चारों तरफ पानी फैल चुका है और हो सकता है कि हमें आगे के सफ़र में थोड़ी परेशानी हो सके। अरे कोई परेशानी नहीं होने वाली, ये तो भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तुम लोग आराम से ट्रेन चलाओ, किसी को कुछ नहीं होगा। हरिश्चंद्र के कहने पर ट्रेन के सभी पैसेंजर्स और उसका पूरा परिवार शांतिपूर्वक ट्रेन में बैठ जाता है, जिसके बाद ट्रेन दोबारा से चलनी शुरू हो जाती है। ट्रेन के चलते ही सब लोग पहले की तरह खुश हो जाते हैं, लेकिन बारिश इतनी ज़ोर से हो रही थी कि चारों तरफ पानी ही पानी भरने लगा था। यहाँ तक कि ट्रेन के अंदर भी पानी आ चुका था। ट्रेन में पानी देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब उनके पास ट्रेन में सफ़र करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही होती है। दादाजी, मुझे सुसु आई है, चलो ना मुझे सुसु करवा कर लाओ। हरिश्चंद्र अपने पोते को ट्रेन के डिब्बे में टॉयलेट की तरफ ले जाने लगता है। वो टॉयलेट के बाहर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद राजू टॉयलेट में चला जाता है। तभी उसकी नज़र दरवाजे से बाहर पड़ती है। चारों तरफ पानी देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे आखिर इतना पानी आया कहाँ से? कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़्यादा बारिश होने की वजह से बांध का पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है, जिसके कारण बांध टूट चुकी थी और सारा पानी गांव और शहर में जाने लगा था। वहीं ट्रेन के आगे जो ब्रिज आने वाला था वो भी पानी का बहाव बहुत तेज़ था, जिसके कारण ब्रिज भी टूट चुका था। इसके बारे में ड्राइवर को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। ट्रेन अपनी रफ्तार के साथ ब्रिज के ऊपर से गुजर रही होती है। ब्रिज टूटने की वजह से पूरी ट्रेन पानी में डूब जाती है
और सारे पैसेंजर डूबने लगते हैं। हरिश्चंद्र अपने परिवार को बचाने की कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन बचा नहीं पाता। हादसे में वो अपने पूरे परिवार को खो देता है, लेकिन किसी तरह वो एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे की मदद से बच जाता है। उस हादसे में मेरा पूरा परिवार चला गया। ये बारिश बिल्कुल वैसी ही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की ज़रूरत नहीं है बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी लोग शांति से ट्रेन में बैठे होते हैं, लेकिन कई साल बाद फिर से वही दुर्घटना घटने वाली होती है। बारिश की वजह से बांध का पानी बहुत ऊपर आ जाता है और इतने पानी की वजह से बांध अचानक से टूट जाती है। सारा पानी ब्रिज के पास पहुंच जाता है, जिसके चलते ब्रिज अचानक से बीच में से टूट जाता है। वहां पानी इतना ज़्यादा था कि टूटा हुआ ब्रिज दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार के साथ चल रही होती है। जैसे ही ट्रेन ब्रिज पर पहुंचती है वो डूबने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से वो आसमान में उड़ने लगती है। देखो, ट्रेन उड़ रही है। आखिर ये कैसे हो सकता है? ट्रेन हवा में कैसे उड़ सकती है? कलयुग बेटा, ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं कोई चमत्कार तो नहीं देख रही? अरे ये सब हकीकत है। देखो, रेलवे स्टेशन भी आ गया। ट्रेन को हवा में भूत और चुड़ैल उड़ा रहे होते हैं और वो अपनी भूतिया शक्ति से ट्रेन को आकर सीधा रेलवे स्टेशन पर उतार देते हैं, जिससे काफ़ी लोगों की जान बच जाती है। जैसे ही सब लोग ट्रेन से बाहर निकलते हैं, वो अपने सामने भूत और चुड़ैल देखते हैं। उन्हें देखते ही हरिश्चंद्र सब समझ जाता है। अरे पुष्पा, निधि, अरुण, राजू, राधिका, ये तो तुम सब लोग हो। हाँ जी, वो दुर्घटना में हम सब मर गए थे, लेकिन हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली। पिताजी, हमारी आखिरी इच्छा तो यही थी कि हम सब एक साथ केदारनाथ की यात्रा करें। जब से हमारी आत्मा भटक रही है, हम सभी इस ब्रिज से गुजरने वाले हर एक व्यक्ति की मदद करते हैं और उसे मौत से बचाते हैं। दादाजी, आप तो पहले से और भी ज्यादा बुढ़े हो गए हो। शायद हम सब केदारनाथ की यात्रा करेंगे तो हम लोगों को मुक्ति मिल ही जाएगी। क्यों नहीं, हम सब केदारनाथ की यात्रा फिर से करेंगे बेटा। वो सब एक साथ केदारनाथ की यात्रा करते हैं, जिसके चलते उन सभी भूत और चुड़ैलों को मुक्ति मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ कलयुग बांध को दोबारा से मजबूत तरीके से बनवाने के लिए अप्लाई कर देता है। कुछ ही समय में वहां पर बांध बहुत मजबूत तरीके से बनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिज को भी बहुत मजबूती से बना दिया जाता है, ताकि वो फिर कभी दोबारा टूट ना सके। उस दिन के बाद अब वहां कोई हादसा नहीं होता और सब लोग